हेलो फ्रेंड्स, यूनिक हिंदी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, यह बताने की आवश्यकता नहीं कि सरकार अपने बलबूते पर सब कुछ नहीं कर सकती। पर्यटन में अनेक पक्षों की सहभागिता होती है। इसमें निजी क्षेत्र और सिविल सोसाइटी की भूमिकाएं महत्वपूर्ण होती हैं और आगंतुकों को एक सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराने में राज्य और नगर पालिका प्रशासन भी अहम भूमिका निभाते हैं। पर्यटन में कारोबार की अपार संभावनाएं हैं। विश्व भर में यह उद्योग विशेषकर स्थानीय परिवारों और स्थानीय समुदायों के लिए बड़े पैमाने पर एक बड़ा रोजगार पैदा करता है। अपने मूल रूप में बौद्ध धर्म की भांति ही पर्यटन का संबंध भी लोगों से और उनकी क्षमताओं को साकार करने के लिए उनके सशक्तिकरण से हैं। दूसरी चीज़ यह है कि गांवों के अंदर जो हमारी जनसंख्या रहती है उसके लिए भी हमें वहां पर काम को बढ़ाना है। वहां पर काम बढ़ाकर हम वहां की बेरोजगारी की समस्या को हल कर सकते हैं। यह बेरोजगारी की समस्या हमारे देश के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है, जिसको कि हमारी सरकार को खुले मन से सहर्ष स्वीकारना करना है। इस चुनौती और चैलेंज को स्वीकार करते हुए ही हमारी सरकार ने, मैं समझती हूँ कि जो पिछली हमारी योजना है उसके लिए ठीक ही इस वर्ष अधिक रकम रखी है। हरिजनों को रोजगार देने की जो व्यवस्था थी उसके लिए भी इससे ज़्यादा रकम रखी गई है। उनके लिए आंकड़े नहीं देना चाहती क्योंकि उसमें समय लग जाएगा, लेकिन जो आंकड़े वे बताते हैं कि सरकार ने इन चीज़ों को बहुत महत्व दिया है। हमने यह भी देखा है कि बजट के अंदर लघु उद्योगों के लिए धनराशि 815 करोड़ रुपये से बढ़ाकर करीब 1340 करोड़ रुपये की गई हैं। लघु उद्योगों से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को काफ़ी लाभ पहुंच सकता है। आज हमारे देश के सामने गांवों में बेरोजगारी की समस्या है। गांवों में दो तरह के बेरोजगार युवक हैं। एक तो वे हैं जो कि पढ़े लिखे हैं और दूसरे वे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। उनको हम ऐसे काम दे सकते हैं जिनको कि श्रमिकोन्मुख योजना कहते हैं। उसके द्वारा काफ़ी काम दे सकते हैं, विकास हो सकता है। इस बजट में इस बात का ध्यान रखा गया है। हमारा जो 20 सूत्री कार्यक्रम है उसमें हमारा एक अति विशेष कार्य है। स्वच्छ व शीतल पेयजल सभी को उपलब्ध कराने को। हमारे किसान उन करोड़ों देशवासियों के लिए अन्न पैदा करते हैं जिनसे वे कभी आमने सामने मिले भी नहीं होते। वे देश के लिए खाद्य सुरक्षा और पौष्टिक आहार उपलब्ध करा के हमारी आज़ादी को शक्ति प्रदान करते हैं। जब हम उनके खेतों की पैदावार और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, तब हम अपने स्वाधीनता सेनानियों के सपनों का भारत बनाते हैं। महोदया जी, पिछले वर्ष सरकार ने वस्तु और सेवा कर की शुरुआत की थी, जो राष्ट्र का अभी तक
का सर्वाधिक व्यापक कर सुधार था। आपकी सेवा को सुनिश्चित करने का दायित्व दिया गया था कि यह विराट सुधार पूरे राष्ट्र में कार्यान्वित किया जाए और करदाताओं को नई प्रणाली के बारे में पूरी तरह से जागरूक किया जाए। यह संतोष का विषय है कि वस्तु और सेवा कर व्यवस्था सफलता के साथ कार्यान्वित हो गई है, जिससे अर्थव्यवस्था के लिए तथा ईमानदार करदाताओं के लिए भी लाभप्रद प्रगतिशील कर ढांचे की शुरुआत हो चुकी है। आपको एक दक्ष कर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों के साथ कार्य करके इस बेहतर शुरुआत को आगे बढ़ाना चाहिए। उदाहरण के लिए आपको वस्तु और सेवा कर व्यवस्था से जुड़े नियमों और प्रक्रियाओं को समझने में संधि लेखाकारों की मदद करनी चाहिए, ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि जिन करदाताओं को वे सलाह देते हैं वे बेहतर ढंग से इस व्यवस्था का अनुपालन कर सके। महोदय, हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां पर कि पेयजल की कठिनाई है। वहां के लिए हम अच्छा पेयजल देने की योजना बनाएंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार का ध्यान इस बात पर गया है। हमारे देश के जो समस्याग्रस्त गांव हैं उनके लिए भी इस बजट में काफ़ी रुपया रखा गया है, जिससे कि हमारे समस्याग्रस्त गांवों की समस्याएं हल हों। ये ऐसे कार्य हैं जिनके द्वारा हमारे गांवों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होगा, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। इसके साथ हमारी सरकार अपने देश के पिछड़े हुए हिस्सों के लिए, गरीब हिस्सों के लिए, हमारे को परेशान लोगों के लिए, उनकी उन्नति के लिए भी काम कर रही है। उनके विकास के कार्यक्रम भी हमारे राष्ट्र के सामने हैं। ऐसे जो कार्यक्रम हैं उनके लिए विशेष तौर से आयोजन किया गया है। प्रत्येक कार्यक्रम के लिए काफ़ी बड़ी धनराशि रखी गई है। महोदय, एक उदाहरण है जो बोर्डों के सीधे कार्य क्षेत्र में नहीं आता, फिर भी वह सामाजिक अपव्यय को रोकने के महत्व का, विवाहों और भोजों आदि में जो धन अपव्यय होता है वह घटने की बजाय बढ़ रहा है। विकास से जिन लोगों को लाभ पहुंचा है वे दूसरों पर अपनी सफलता का रोब गाड़ना चाहते हैं। दहेज का विरोध, जो कुछ समय पहले काफ़ी जीवंत प्रश्न था, अब पीछे पड़ गया है। यद्यपि यह कृति आज भी उसी तरह जीवित है। अस्पृश्यता के बारे में आज कानून मौजूद है, लेकिन आज भी बहुत से स्थानों पर यह बुराई फैली हुई है। लोग इसे सरकार पर नहीं छोड़ते कि वही इसे हटाने के लिए कदम उठाएं। इसके लिए तो उन्हें स्वयं कुछ न कुछ करना होगा। विशेष रूप से समाज कल्याण के क्षेत्र में केवल सरकारी कार्यवाही पर्याप्त नहीं हुआ करती। जनता और सरकार दोनों मिलकर एक दूसरे का हाथ मजबूत करना चाहिए और पूरे अधिकतम सहयोग से काम करना चाहिए। अपने कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए समाज कल्याण संगठनों को भी अंधविश्वास से लड़ने और लोगों में तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाने की ओर ध्यान देना चाहिए। समाजसेवी संस्थाएं दैनिक जीवन में वैज्ञानिक
चिंतन को लोकप्रिय बनाने के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। जाति या समाज के नाते हम लोगों को स्वास्थ्य और सफाई की ओर कहीं अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।